नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है अपना वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर आधारित होगा। पहले ही मैं बता देता हूँ। पहला होगा कि हम लोग 2 पेपर को डिस्कस करेंगे, 2 पेपर के मुख्य भाग को, और भी उसमें कंटेंट होंगे लेकिन जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। एक दैनिक जागरण हो गया और एक जनसत्ता हो गया, इसके देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि अमूर्त विषय, इस पर निबंध लिखने में न्यूज़पेपर किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए जो लोग नहीं लिख पाए अभी तक, वो भी न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं अमूर्त विषयों पर निबंध लिखना, या ऐसे विषयों पर निबंध लिखना जो सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। और आपको अच्छे से कंटेंट भी मिल जाता है, लिखने का एक तरीका पता चलता है। और मुख्य रूप से धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप शैली सीख जाएंगे कि लिखते कैसे हैं इन विषयों पर। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो में समझाया था, मणिपुर की हिंसा के बारे में बताया था। उसको मैंने कहाँ से जोड़ा था? उसको मैंने जोड़ा था आपका चैतन्य महाप्रभु से। जाकर कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल वीडियो है वो। ओके। और दूसरा मैंने कल ये भी बताया था, जातिगत जो जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, उसमें मैंने 7th शेड्यूल को डिस्कस कर दिया था। और ये बताया था कि उसमें NK सिंह के जो वित्त आयोग है उसने क्या क्या बोला था उसमें परिवर्तन करने के लिए, और उसने क्या बोला है 7th शेड्यूल के बारे में कि क्या इसमें बदलें, क्या इसमें ऐड करें, क्या कम करें, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इसको अच्छे से डिस्कस किया था। आज का भी वीडियो वैसा ही डिटेल होगा। पहले हम कुछ करंट के टॉपिक को आपको देखेंगे, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल को। और एक आर्टिकल पढ़ के आपको लिखना भी होगा, खुद से लिखिएगा। अभी तो मैं चेक नहीं करता हूँ, और 5 जून के बाद फिर से चेक करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को पढ़ना है और उससे जुड़े हुए सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये आज का दैनिक जागरण है, आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो टेलीग्राम वगैरह पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ओके, इसमें देखते हैं कि अपने काम की कौन सी चीज़ है। उसके बाद से चलेंगे कि इसमें से कौन सा करंट ऐसा निकाल के रखा जाए जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आप EWS आरक्षण के फैसले पुनर्विचार की मांग किया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उसको वैध बता दिया है कि EWS वैध है। उसके बाद इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने याचिका लगाई है, उसको लेकर इसको आप पढ़ सकते हैं। मुख्य न्यूज़ है अपने पास क्या है कि देखिए, यहाँ पर SCO विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, इसमें 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। इस एक न्यूज़ से मैं आपको प्रीलियम के लिए कितना सारा फैक्ट निकलता है वो मैं निकाल कर दिखाता हूँ। फिर मेंस में भी आप इसको कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको ढंग से पढ़िए थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है कि SCO के सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। कहाँ पर हुआ है? ये गोवा में बैठक हुई है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। इन समझौतों को अब जुलाई 2023 की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा। बैठक में SCO के दायरे में 5 और देशों को वार्ताकार साझेदार के तौर पर शामिल करने का फैसला भी शामिल है। इसमें UAE, म्यांमार, मालदीव, कुवैत और बहरीन शामिल हैं। इनको वार्ताकार साझेदार के रूप में शामिल करने की बात हुई है अभी। जबकि आगे देखिए क्या है इम्पोर्टेंट, जबकि ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है। अब आपसे पूछ सकता है कि SCO में किस किस मेंबर को 2023 में शामिल किया गया है? तो एक ईरान है और एक बेलारूस है। इन दोनों को SCO का मेंबरशिप दिया गया है। उसके बाद से क्या बोला गया है कि पहले अभी तक SCO की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी एक चीनी मंडारी भाषा जो है, चाइनीज़, और दूसरा है रसियन, रूस की जो भाषा होती है। वो दोनों उसकी ऑफिशियल भाषा थे। SCO का ऑफिशियल भाषा अभी तक 2 ही था, लेकिन अब अंग्रेजी को भी मान्यता दिया गया है, क्योंकि अभी इसमें भारत हैं, पाकिस्तान है, अब तो ईरान भी शामिल हो गया, बेलारूस है, अलग अलग देश और भी शामिल हुए हैं जिनका इन भाषा से कोई लेना देना है नहीं। तो एक और भाषा को मान्यता दिया गया है। अंग्रेजी को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है कि अब 3 इसका ऑफिशियल भाषा होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है PT में कि SCO के निम्न से कौन कौन सा ऑफिशियल भाषा है। एक है रूस की भाषा रसियन, एक है चाइनीज़, और एक है आपका अंग्रेजी। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा।
अभी तक रूस और चीनी भाषा मैंडेरियन को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था। शुक्रवार को हुई बैठक में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। आपको ये बताना है कमेंट करके कि एससीओ के मेंबर सदस्य कौन कौन हैं और कितने मेंबर हैं। हर देश एससीओ पर प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन साथ ही अपने हित के मुद्दों को भी परोक्ष तौर पर सामने रखा है। बताया जा रहा है कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में होने वाले शिखर बैठक में कितने देश के प्रमुख हिस्सा लेते हैं और उसमें आगे का एजेंडा क्या होता है, उस पर एससीओ का भविष्य हद तक निर्भर करेगा। ये जो 15 इन्होंने फैसले लिए हैं, इसको अभी पब्लिक नहीं किया गया है। जुलाई 2023 में दिल्ली में बैठक होगा, उसके बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें से क्या क्या निकला? एक तो निकला कि बेलारूस और ईरान को इसका पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया है, और दूसरा क्या है कि अंग्रेजी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर शामिल किया गया है। इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। आपको ये बताना है कि एससीओ के कौन कौन से मेंबर हैं, कितने हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताना है आपको, ईयर बताना है कमेंट करके। ओके, उसके बाद से बिहार के लिए ये न्यूज़ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कितना? 4,000 करोड़। बहुत रुपया होता है महाराज, 4,000 करोड़ ढेर सारा रुपया होता है। इसका जुर्माना लगाया है और इन्होंने बोला कि ये जुर्माना हम नहीं लेंगे, इसका हम उपयोग करेंगे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट पर। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब ठोस और तरल जो कचरे होते हैं, जो गंदगी होती है, उनके मैनेजमेंट पर हम इसका यूज करेंगे, ये एनजीटी ने बोला है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ अपने काम की होगी? एक तो एनजीटी क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों के लिए दुनिया में कुछ ही देशों के पास थे। उनमें से हमने भी एक सर्वोच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट के बराबर का एक न्यायालय क्रिएट किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे पर्यावरण से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे लेकर जाएंगे तो वो उसकी त्वरित सुनवाई करते हैं। और एनजीटी के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। एनजीटी ने जो फैसला सुनाया है, केवल उसको सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दिया जा सकता है। यानी कि एनजीटी का दर्जा जो है वो हाई कोर्ट के बराबर का दर्जा प्राप्त है उसको। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। कब बनाया गया है इसको? 2010 ईस्वी में बनाया गया है एनजीटी को। 2010 में एक्ट लाया गया, उसी के द्वारा इसका गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मुख्यालय है दिल्ली और इसके जोनल कार्यालय भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी शांत में रहिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा अंत तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने पर विचार पर बिहार पर 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरण का जुर्माना लगाया है। 4,000 करोड़। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल ने धनराशि को 2 माह में रिंग फेंस अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया है। यह अकाउंट राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की निगरानी में संचालित किया जाएगा। सरकार से पैसा लेगी और उसी राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनके निगरानी में अकाउंट बनाया गया है। उस अकाउंट में उस 4,000 रुपया को डाला जाएगा, 4,000 करोड़ को, और बोला जाएगा कि इसको आप खर्च कीजिए कहाँ पर? वेस्ट के मैनेजमेंट में, कचरों का प्रबंधन में, तरल कचरा और ठोस कचरा जो होता है उसके मैनेजमेंट में वेस्ट इसका उपयोग कीजिए। अब ये क्या होता है? इससे जुड़े हुए सवाल आपसे क्या 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 पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन संबंधित कौन सी चुनौतियां हैं, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि ये चर्चा में है कि सरकार ने काम नहीं किया ठोस और तरल कचरा के प्रबंधन में। अब ये क्या होता है? ठोस कचरा हो गया, जैसे आपसे घर से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जैसे पन्नी हो गया, सब्जी का वेस्ट हो गया, खाने का वेस्ट हो गया, ये सब ठोस में आते हैं। तरल में क्या होता है? जो वॉशरूम से वेस्ट निकलता है, जो नाले होते हैं या गंदगी होती है, फैक्ट्री वेस्ट होता है, अलग अलग से जो निकलते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब तरल वेस्ट में आते हैं। ये सब तरल वेस्ट में आते हैं। इनका प्रबंधन करना होता है। प्रबंधन का मतलब होता है कि इनको सही से निपटान करना होता है। आप ऐसे ही कचरा उठा कर नहीं फेंक सकते हो बाहर, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर आप जल को बिना प्रबंधन किए हुए, बिना उनको वेस्ट को मैनेज किए हुए, जल को सीधा जो फैक्ट्री से जल निकला उसको गंगा जी में डाल दोगे तो गंगा जी का जल जो है वो दूषित हो जाएगा। इसीलिए पर्यावरण को परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसकी का कारण 4,000 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने किस पर लगाया है? बिहार सरकार पर, कि आपने सही से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है? क्या क्या है न्यूज़, मूल रूप से वो क्लियर हो गया। इससे जुड़े हुए सवाल क्या पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं कि बेंच ने फिर क्या कहा। आगे बेंच ने कहा है कि जुर्माने की धनराशि का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने संयंत्र
पुराने कचरे निस्तारण, सीवेज उपचार संयंत्र, मल कीचड़ व स्टेपेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। इसको आप कहाँ पर यूज करेंगे? GS2 में अगर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है शहरीकरण वाले टॉपिक में कि शहरों को साफ सुंदर साफ कैसे रखें, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है, या वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोकथाम करें, वहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं उपचार के तौर पर कि हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, जैसे दिल्ली वगैरह में जो है, जैसे ओखला है, ओखला जगह हम पर लगा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उससे क्या होता है जो दिल्ली का वेस्ट निकलता है उसको साफ़ करके फिर उसको जल स्रोत में प्रवाहित कर दिया जाता है ना। नई तकनीक जो आई है उसमें क्या है कि जो भी वेस्ट होता है उसमें से पानी को फिर से साफ़ करके वापस भेज दिया जाता है शहरों के उपयोग के लिए ही। तो ये नए नए तकनीक हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। NGT बेंच ने कहा कि गीले कचरे से खाद बनाने के लिए अन्य उपयुक्त स्थानों को खोजना बेहतर विकल्प है। उसने ये भी बोला है कि जो गीला कचरा होता है उससे खाद निर्माण में आप यूज कर सकते हैं उसको, इससे खाद भी मिल जाएगा आपको और गीले कचरे का निस्तारण भी आसानी से हो पाएगा। वहीं पारंपरिक प्रणालियों या अन्य में शामिल सीवेज उपचार संयंत्रों पर होने वाले व्यय की वास्तविक खर्चों के आलोक में समीक्षा की जा सकती है। बेंच ने कहा कि सभी जिलों, शहरों, कस्बों, गाँव में संबद्धता और बिना देरी किए बहाली योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसकी राज्य और जिला स्तर पर निगरानी भी करना है। ये भी बोला है कि जिला स्तर तक निगरानी तंत्र को भी स्थापित करना है कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सीवेज और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की स्वयं निगरानी करें और नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजें। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते, कलेक्टर साहब होते, उनको बोला है कि मुख्य सचिव को आप रिपोर्ट भेजिए मासिक रूप से कि क्या क्या इसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ तक था, ये बिहार से संबंधित न्यूज़ था, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है और इसको ध्यानपूर्वक इससे जुड़े हुए जो मैंने फैक्ट बताए हैं उसको ध्यान रखिएगा। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने मुख्य निबंध पर चल लेंगे। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत किया गया। NGT का स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटान करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। यही था मुख्य कारण कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पर्यावरण संबंधी मुद्दे लटके रहते हैं, जो कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर त्वरित निपटान की जरूरत होती है, इसीलिए एक अलग से ट्रिब्यूनल ही बना दिया गया कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को आप वहाँ पर लेकर जाइए, तुरंत आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद से क्या है इसमें, NGT के मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो भोपाल, पूना, कोलकाता और चेन्नई। इसका ध्यान में रखिएगा, ये एक सवाल इससे पूछा गया है NGT से। UPSC में बहुत बार सवाल पूछे गए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, हर साल ही टॉपिक चर्चा में रहता है NGT। ओके, अगला क्या है, NGT की संरचना क्या है। NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वे 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक कार्य करते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। एक बार जो NGT के पद से हो गए उनको एक ही बार बस नियुक्त किया जाता है, अगली बार किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत कम पद होते हैं जहाँ पर पुनर्नियुक्ति के पात्र आप नहीं होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके परामर्श से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से दिया अधिकरण के कार्य हैं कुछ। 2021 में क्या किया गया, इसको सुओ मोटो, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई याचिका लेकर नहीं गया कि हाँ भाई बिहार की नदियाँ दूषित हो रही है, NGT ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बिहार की नदियाँ दूषित हो रही है, तो खुद ही स्वतः संज्ञान लेके बिहार सरकार को बोले कि हाँ भाई आ जाओ जवाब देने के लिए, आपके यहाँ की नदियाँ दूषित हो रही हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जवाब दो। सुओ मोटो इसको क्या कहा जाता है, स्वतः संज्ञान, खुद से देखना मुद्दों को, खुद से ही उसके खिलाफ सरकारों को या जो संबंधित पक्ष होते हैं उनको कोर्ट में खड़ा करना। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार NGT की भूमिका केवल न्याय निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती है जो प्रकृति में निवारण, सुधारात्मक या उपचारात्मक हो सकते हैं। एक वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया अधिनियम 1908 उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए NGT बाध्य नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने मुख्य निबंध पर। उसके बाद से अमूर्त निबंध को सबसे अंत में देखेंगे और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा अमूर्त निबंध लिखना सीख जाएंगे आप धीरे धीरे करके। ओके,
अगले पर टॉपिक पर चलते हैं जहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट है निबंध है मुख्य रूप से, और तो कुछ है नहीं इस पेपर में आज के दिन में। ये देखिए क्या है, अरब सागर की बढ़ती गर्मी 5 साल बढ़ाएगा लू का प्रयोग। ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इससे कई बार आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलती है, इसलिए इन टॉपिकों को ना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लिया कीजिए। जैसे केसरिया जो स्तूप है अपने बिहार में पूर्वी चंपारण में, उसके बारे में दिया हुआ है आज थोड़ा सा पेपर में, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे अतीक अहमद का मामला था कि उसको गोली मार दी गई, या बहुत सारे इनकाउंटर होते हैं, या क्विक जस्टिस का एक आ गया है सिस्टम। क्विक जस्टिस क्या होता है, तुरंत हमें न्याय चाहिए। इसी पर एक है कि लोकतंत्र को कमज़ोर करता विलंबित न्याय। विलंबित न्याय का मतलब क्या होता है कि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनमें मामले पड़े हुए 10-10 साल से, वो लंबित हैं। पोता ने दादा का मामला निपटाया है, इस तरह से चलता रहता है। तो इसी पर यह निबंध आया है। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायिक सुधार की आवश्यकता अपने देश में किस हद तक है और क्यों ज़रूरत है, या न्यायपालिका के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है कि त्वरित न्याय के तहत इनकाउंटर की जो घटनाएं देखी जा रही हैं, इसके पीछे निहित कारण क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको पूरा ब्रॉड व्यू में समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, जो अदालत है जो इनकाउंटर पर सवाल उठाती है, तो ठीक है उठाना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका को एक बार ये भी तो देखना चाहिए कि मेरे पास 10 वर्ष से कोई रेप का मामला पड़ा हुआ है, अगर मैं उसको नहीं सॉल्व कर पाया 10 साल में, तो जो पीड़िता है तो वो तो ये कोशिश करेंगे ही नहीं कि अगली बार हमें न्यायालय ना जाके जस्टिस तुरंत मिल जाए, तुरंत गोली मार दो। ये वाला सिद्धांत की तरफ लोगों का मन तो जाएगा ही। अगर कोई पीड़िता गए होंगे न्यायालय में, अगर उनको क्विक मिल जाएगा, चलो 5 महीने 6 महीने में उनको मिल जाएगा फैसला कि क्या होगा क्या नहीं, तब तक तो सही है, तब तक वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, 10-10 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, एक घाव के जैसे रिश्ता रहता है कोई भी जब इनजस्टिस चीज़ें होती हैं किसी के साथ, तो उसको आप कितना लेंदी खींचोगे। यही वो प्रोसेस है, बर्डन बन जाता है लोगों के लिए। तो लोग किस तरह भागते हैं, गोली बम बारूद का सहारा लेते हैं। इनकाउंटर जैसी चीज़ों को सही ठहराने लग जाता है समाज, वो इसी कारण से होता है। किसी भी चीज़ के पीछे जो निहित कारण है उसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से। क्यों न्यायालय में कोई चीज़ 10 वर्षों तक पड़ा हुआ है, क्यों कोई चीज़ 20 वर्षों से पड़ा हुआ है, इस पर भी तो आप सवाल उठाइए। इनकाउंटर पर सवाल उठाना ही चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। गोली द्वारा न्याय नहीं होना चाहिए भारत में, अदालत द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन अगर अदालत काम न करे तो क्या पुलिस एक FIR दर्ज करती है सामान्य तौर पर, सामान्य लोगों का, गरीब लोगों का? तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विलंबित न्याय जो है ये कहीं न कहीं संपूर्ण रूप में अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी को ही कमज़ोर करती है। लोगों का इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं से विश्वास कमज़ोर होता है। इसी पर आधारित ये निबंध है। इससे जुड़े हुए क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसको ज़रा पढ़ते हैं कि मानवता, देखिए भूमिका कैसे लिखा जाता है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। समानता और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति तक सही समय पर न्याय उपलब्ध हो। भारतीय न्यायिक तंत्र में न्याय का अर्थ निष्पक्षता है, तो इस कारण इसकी उपलब्धता में देरी अंततः नैसर्गिक न्याय और लोकतंत्र दोनों के विरुद्ध हो जाती है। संविधान में न्याय को लोकतंत्र का सर्वोपरि मूल्य मानकर ही उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूपों का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। न्याय को संविधान में सर्वोपरि माना गया है, किसी भी सिस्टम में जस्टिस को सर्वोपरि माना जाता है ना। ऐसे में यह राज्य का पहला दायित्व है। राज्य का मतलब किसी बिहार यूपी से नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से है। स्टेट बोले तो भारत एक स्टेट है, ओके, सरकार से मतलब है यहाँ पर। राज्य का पहला दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति तक अविलंब न्याय वितरण सुनिश्चित करे। देश में लंबित मुकदमों के बोझ से यह चुनौती बड़ी विकराल हो जाती है। अब आपके लिए इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको मेंस के लिए काम आएगा। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे तो जस्टिस संबंधी, न्यायिक सुधार संबंधी, या जो अभी मैंने इनकाउंटर संबंधी चीज़ें बताई हैं, इनसे जुड़े हुए जब सवाल आएगा तो उसका आप अच्छे से आंकड़ों सहित जवाब दे सकते हैं। दिसंबर 2022 तक कुल 5 करोड़ लंबित मामलों में 4.3 करोड़ से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। 4.3 करोड़, 4 करोड़ 30 लाख मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लटके पड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग प्रताड़ित होंगे इस सिस्टम से। वहीं अगस्त 2022 तक उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या 71,411 है। सुप्रीम कोर्ट में 71,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं।
समझ में आ रही है आपको चीज़ें? तो इसीलिए न्यायिक सुधार से संबंधित जो चीज़ें आएंगी उसमें आप इसको लिखिएगा तो अधिक अंक मिलेंगे आपको। न्यूज़पेपर में कंटेंट की भरमार रहती है, बस ज़रूरत ये है कि उसको ढंग से पढ़कर उसमें से कितना आप निकाल पा रहे हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि हमें अपने न्यायतंत्र में लगातार बढ़ते बैकलॉग से कैसे निपटें, आम आदमी को समय से न्याय मिले। उच्चतम न्यायालय ने 1969 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता देते हुए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अब आप ये बताइए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य त्वरित न्याय से संबंधित है, त्वरित न्याय से संबंधित है। ये आपको पता चला न्यूज़ से। आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आसानी से कर सकते हैं। अच्छा न्यूज़ है ये तो, है ना। उसमें उन्होंने क्या जीवन के अधिकार में शामिल किया था त्वरित न्याय, क्योंकि जस्टिस का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि त्वरित सुनवाई आपराधिक न्यायतंत्र का मूल तत्व है और सुनवाई में देरी अपने आप में किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित करना है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले होगा, न्याय सही समय पर नहीं मिला, तो उस न्याय का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ब्रिटेन में 1215 में आए मैग्ना कार्टा की धारा 40 में यह उल्लेख किया गया था कि हम किसी को न्यायिक अधिकार से वंचित या विलंबित नहीं करेंगे। चूंकि मैग्ना कार्टा को मानवाधिकारों का पहला वैश्विक चार्टर कहा जाता है और उस हिसाब से देखें तो न्याय मिलने में विलंब एक प्रकार से मानवाधिकार का ही उल्लंघन है। यही सब लाइन आपको लिखना है कि जस्टिस डिले जब होता है तो ह्यूमन राइट का वो कम करता है, उसको डिमोलिश करता है, मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है उसको। ओके। अमेरिकी संविधान में 6ठे संशोधन में भी त्वरित सुनवाई को प्राथमिकता की बात कही गई है। स्पष्ट है कि त्वरित न्याय का सुनवाई का सीधा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार की गरिमा से है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग के हिसाब से यह संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। विधि आयोग ने कितना बोला है? 50 न्यायाधीश चाहिए 10 लाख लोगों पर। देश में कितने हैं? मात्र 21 न्यायाधीश हैं 10 लाख लोगों पर। 2 गुने से भी ज़्यादा कम है। समझ रहे हैं ना? 50% भी न्यायाधीश नहीं है जितने होने चाहिए। स्वाभाविक है कि इससे न्यायाधीशों को बोझ बढ़ता है, कार्यकुशलता प्रभावित होती है। इसी बीच उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2014 में 906 की तुलना में 2020 में बढ़कर 1079 हो गई है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या 2014 में 19,518 से बढ़कर 2020 में 24,225 हो गई है। कितना सारा आंकड़ा मैंने इतने कम में आपको दिखा दिया। अब आपको पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। लोकतंत्र को कमज़ोर करता विलंबित न्याय। इसको ढंगपूर्वक आपको आधा पढ़ाया मैंने, आधा आपको पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करके रख लेना अपने नोट में। उसको कहाँ पर यूज़ करेंगे? GS2 के पॉलिटी के आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाएगा उससे जुड़े हुए सवाल कि हाँ भाई ये बताओ कि न्यायपालिका में क्या क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरह से सुधार कर सकते हैं। त्वरित न्याय का प्रावधान क्या है? आपने देखा भी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में त्वरित न्याय को जगह दिया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखा। किस वाद में दिया गया था? तो ये था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में दिया गया था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मुझे इसमें आपको कुछ आंकड़े दिखाने थे जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चले कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद अगला आर्टिकल है दैनिक जागरण में, वो है विकास के इंजन की भूमिका में कुछ राज्य। इसका मतलब ये बताया इन्होंने कि अगर हमें GDP को $5 ट्रिलियन करना है तो हमें राज्यों के GDP को बढ़ाना होगा। राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। इसको पढ़कर आप इस आंसर राइटिंग या निबंध को लिख सकते हैं कि राज्यों के विकास में देश का विकास निहित है। राज्यों के विकास में देश का विकास निहित है। जिनको टॉपिक नहीं मिलता उनको मैं टॉपिक दे रहा हूँ। राज्यों के विकास में देश का विकास निहित है। देश का विकास निहित है। राज्यों के विकास में देश का विकास निहित है। इसमें पूरा दिया हुआ है। इसको ढंगपूर्वक पढ़ के उस निबंध को लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब चलते अपने आखिरी हिस्से पर, अमूर्त विषयों के निबंध को लिखने के तरीके को पढ़ते हैं, भूमिका लिखना सीखते हैं और निष्कर्ष लिखना सीखते हैं। ये जनसत्ता न्यूज़पेपर है। इसका पहला आर्टिकल जो है वो है CBI से संबंधित, कि CBI को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और इसको संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक बॉडीज़ होते हैं जिनको संविधान में आर्टिकल के द्वारा शक्तियाँ दी जाती है, और एक होता है वैधानिक जिसको कोई एक्ट बनाकर उसको शक्तियाँ दी जाती है। जैसे NGT क्या है? NGT वैधानिक है, उसको 2010 में एक्ट बनाकर शक्तियाँ दी गई हैं। नीति आयोग क्या है? उसको तो बस एक कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ कि विधि आयोग क्या है या UPSC क्या है? UPSC ये क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 312 से शुरू है। अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग 315 में है UPSC, वहाँ से शुरू है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। CBI के बारे में है। ये है अकेलेपन का अंधेरा।
इसमें क्या बताया है कि अगर इस लेख के मूल सार को निकालेंगे इससे ये निकलता है, और इससे जुड़े हुए सवाल आपसे लोगों से पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो गैजेट होते हैं या जो मोबाइल, लैपटॉप या टीवी या टैब, किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो चीज़ जो है ना वो लोगों को कहीं ना कहीं इंसान से दूर करके गैजेट की तरफ ले जा रहा है। ख़ास तौर से बच्चों की मानसिकता पर किस प्रकार से असर डालता है, इस चीज़ के बारे में पूछा गया है। जैसे अकेलेपन का अंधेरा है, इस टॉपिक का नाम है। मान लीजिए इसी टॉपिक से आपको दे दे कि निबंध लिखिए एग्जामिनेशन में, तो अगर आपको भूमिका लिखना आएगा और इस टॉपिक की समझ होगी, टॉपिक का क्रक्स क्या निकलता है अगर हम लोग निकालें तो इसका क्या निकल के आता है मूल रूप से, कि भाई अकेलेपन का अंधेरा अगर पूछा है तो ऐसा क्या है, कोई डरावने वाली हॉरर स्टोरी तो है नहीं। इसका पहले मूल भाव को समझेंगे, उसके बाद उसको लिखना कैसे जाता है, भूमिका कैसे लिखते हैं, उदाहरण कैसे देते हैं, कहानी कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं। लेखक जो हैं इन्होंने इसको शब्द दे दिया है और आप उसको शब्द नहीं दे पाते हैं, बस यही फ़र्क है इस चीज़ का। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं कोई भी, खास तौर से बीपीएससी के रिगार्डिंग या पीसीएस के रिगार्डिंग तो कोई भी नहीं करवाते हैं, इतना मैं जानता हूँ। कुछ समय पहले ही घटना है कि काफ़ी दिनों बाद भूमिका लिखना सीखिएगा अमूर्त निबंधों का। काफ़ी दिनों बाद बच्चा अपना कोचिंग में लौटा तो उसकी शिक्षिका ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा कि कोविड की वजह से इतने दिनों तुम अकेले रहे, सबसे कटकर बहुत खराब लगा होगा और बोरियत हुई होगी। तब उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत खुश था, मेरे सारे गैजेट मेरे पास थे, मेरा समय बहुत अच्छा बिना दोस्तों के निकल जाता था, बल्कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। बच्चे के ऐसे जवाब को सुनकर शायद कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हैरान होगा। तकनीक का इस्तेमाल हमारे जीवन में इस हद तक दखल दे चुका है कि अब इंसान को दूसरे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत तक नहीं रही। यही वो लाइन है जो इसका क्रक्स निकल कर आता है। ओके, आपस में मिल बैठकर गपशप करने की ज़रूरत खत्म होती जा रही है। महामारी से बचाव के लिए लगी पूर्णबंदी के बाद अब स्थिति यह है कि घर के सामने की खरीदारी से लेकर लोगों से मिलना जुलना भी स्मार्टफोन के वीडियो कॉल से ही हो जाती है। हद तो यह है कि एक ही घर के सारे सदस्य एक दूसरे ज़्यादा बात नहीं करते, वे साथ कर बैठकर भी अपने अपने मोबाइल फ़ोन में मशगूल रहते हैं। ये तो आपने देखा होगा, बस इन्होंने शब्द दिया है। किसी सदस्य के मन की बात जानने या समझने के बजाय वे सोशल मीडिया पर हजारों किलोमीटर दूर किसी से बात करने को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। विडंबना यह है कि बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वे तकनीक संचालित करना जानते हैं, लेकिन रिश्ते और भावनाएं वे एकदम नहीं नियंत्रित कर पाते हैं। इमोशंस और जो रिलेशन होते हैं इसको तो बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन कंप्यूटर चलाना आसानी से जानता है और उसको जानना भी चाहिए। लेकिन क्या उसी को केवल जानना चाहिए? ये चीज़ें जो मनुष्य की जो आंतरिक संवेदनाएं होती हैं, ये तो कोई मनुष्य ही सिखा सकता है। मनुष्य के साथ ही रहकर आप सीख सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे संवेदना तक मर जाती है आपकी। तो यही वो चीज़ है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। भूमिका देखा आपने, मुख्य भाग में आप एग्जाम्पल सहित लिख सकते हैं इसको, और भी आप एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, अपने आस पड़ोस का एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, खुद का एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं आप। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से पूरी तरह कटते जा रहे हैं, वे किसी बुरी स्थिति के आने पर अवसाद में चले जाते हैं। जिन्होंने कभी जीवन में किसी से कांटेक्ट नहीं किया, किसी से बातचीत ढंग से नहीं की, उनके जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं तो बच्चे अवसाद में चले जाते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ जाती है। मादक पदार्थ आदि का सहारा लेते हैं या कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत बार बच्चे चाहते हैं कि उन्हें कोई सुने, उनकी काउंसलिंग करे, लेकिन माता पिता काम के बाद अपने फ़ोन या इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। दरअसल बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा गतिहीनता आ गई है, वे बाहर खेलने नहीं जाते हैं। महामारी के दौरान पढ़ाई भी ऑनलाइन थी, पढ़ाई के बाद भी वे फ़ोन में तरह तरह के गेम खेलते या वीडियो देखते हैं। अब लोग कहीं वास्तविक रूप से भी जाते हैं तो रील बनाने या फ़ोटो साझा करने के दबाव में उस जगह पर पूरी तरह से नहीं होते हैं। एक परिचित की बेटी तकनीक में इतनी तेज़ है कि वह कई ऐप बना चुकी है। कोडिंग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, लेकिन जब उसका प्रेम संबंध टूटा तो गहरे अवसाद में चली गई।
बताओ इतना इंटेलिजेंट है पढ़ने लिखने में, लेकिन एक रिलेशन अप्स एंड डाउन हुआ तो अब साथ में चले गए। ये क्या बताता है कि इंसानी संवेदना को कैसे डील किया जाता है। ये चीज़ें धीरे धीरे गैजेट के कारण लोगों के अंदर से समाप्त होती जा रही है। एक दूसरे के पास टाइम स्पेंड करने को नहीं है। यही सब चीज़ें इसका क्रक्स निकल कर आता है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बारे में किससे बात करें। उसके अभिभावक अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। वह कुछ कहने या बताने की कोशिश करती भी है तो उसकी बात को अहमियत नहीं मिलती है। आखिर जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तब उन्हें समझ आया कि वे क्या गलती कर रहे हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने आस पड़ोस की कहानी को, समाज की कहानी को, किसी फिल्म की किसी कहानी को, अपने अनुभव को जब आप शब्द देना सीख जाते तो वही होता है अमूर्त निबंध। अमूर्त निबंध का क्रक्स वही होता है, वही होता है अमूर्त निबंध। उन्हीं को शब्द देना है आपको। अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे इतना तो पता चल गया हो कि भूमिका कैसे लिखते हैं, कहानी को शब्द कैसे देते हैं। यही चीज़ होता है अमूर्त निबंध का मूल स्वरूप। इसी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल्स को जोड़कर न्यूज़पेपर में हर चीज़ रहता है, बस उसको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसको पढ़कर लिखने की खुद से कोशिश कीजिएगा, या किसी और निबंध में अपने ही कहानी को, किसी और कहानी को ऐसे ही ढाल कर लिखेंगे न जब, तो आपको धीरे धीरे अमूर्त निबंध लिखने में आसानी होगी और अच्छा लगेगा। अमूर्त निबंध लिखना सब्जेक्टिव निबंध लिखने से ज़्यादा आसान और अच्छा होता है, अगर ढंग से आपको समझ में आ जाए तो, शब्द सही देने आ जाए। और क्या बोलते हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसको अगर आप शब्द देना सीख गए तो अमूर्त निबंध आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपने आस पड़ोस की चीज़ों पर ध्यान देके अगर आप लिखेंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वहीं मिल जाएगी। एग्जाम्पल सबसे मेन मुख्य हिस्सा होता है अमूर्त निबंध का, इसका ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुरू से अंत तक मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। न्यूज़पेपर्स आपको अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम वगैरह पर मिलते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।